नमस्कार, ईटीनो स्वदेश पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। आज हमारी खास पेशकश में मिड कैप और स्मॉल कैप के उन शेयरों पर चर्चा करेंगे जिनकी चर्चा तो कम होती है लेकिन दमदार रिटर्न देने की क्षमता है। क्योंकि मार्च से अब तक निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने ना सिर्फ निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है बल्कि मिड कैप इंडेक्स लगातार नई रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छू रहा है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ ऐसे शेयर हैं जिन्होंने मार्च से अब तक नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो क्या अब यहां से वो छुपे रुस्तम साबित होंगे और शेयर चलेंगे? यही समझेंगे दिग्गज एक्सपर्ट से इस खास शो में हम। और चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास शो छुपे रुस्तम की। तो बाजार के छुपे रुस्तम की आज पहचान करेंगे। और छुपे रुस्तम की पहचान हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे शेयर मिड कैप में स्मॉल कैप में चल चुके हैं। चूंकि हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं, थोड़े रिस्की होते हैं, मार्केट के कैप के लिहाज से थोड़े से छोटे होते हैं, तो अब हाथ लगाने में चले हुए शेयरों को थोड़ा सा रिस्क है। लेकिन वो शेयर जो चले नहीं है, क्या वहां पर कोई मेगा स्टार बनने की क्षमता रखता है? किन शेयरों में दम है, कितना पोटेंशियल है, ये समझेंगे। लेकिन दो एक्सपर्ट को जोड़ने से पहले अपने साथ जोड़ेंगे अपने सहयोगी सौमित सरकार को। सौमित, बताइए कौन से वो शेयर हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिनको फोकस में रखना चाहिए और जहां पर अपेक्षाकृत रिटर्न नहीं बने हैं या फिर शेयर थोड़े से नेगेटिव ही हैं? अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स से करीब 33 या 38% चल चुके हैं मार्च के लो से। और इस इतना शार्प अपमूव आने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो 9 ऐसे शेयर्स हैं जो लगभग चले ही नहीं हैं उस टाइम से लेके अब तक। और अगर उनकी हम बात करें तो सबसे पहला नाम उसमें आ जाता है कैंपस एक्टिववेयर का एक नाम आता है जो करीब नीचे है अभी भी ट्रेड में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो काफ़ी और भी शेयर्स है जैसे कि रेडिंगटन, जेके लक्ष्मी सीमेंट, आईएक्स, ये सब शेयर्स में जो डाउन मूव देखने को मिले करीब 2 से 8% के आसपास का है। एजिस लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वो स्टॉक भी करीब 1% के आसपास नीचे है। हिंदुस्तान जिंक अगर हम देखें मिड कैप में तो वो 4% नीचे है। गुजरात गैस, गुजरात फ्लोरो और पेट्रोल एलएनजी ये करीब 1 to 3% का डाउन मूव देखने मिला है इन सारी कंपनीज में। अब हर कंपनीज के लिए अलग अलग रीजंस है, बट कुछ रीजंस मैं अभी हाईलाइट कर दूंगा। जेके लक्ष्मी सीमेंट के लिए जैसे हम देखें तो प्राइसिंग पावर बिल्कुल भी देखने नहीं मिली है सीमेंट स्पेस में। उसी के साथ मानसून पीरियड एक थोड़ा वीकिश पीरियड रहता है जहाँ पे डिमांड कम रहता है, तो ये 2 कारणों की वजह से थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिला है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट साइड में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली थी और इसी कारण ये पूरा बहुत वीकनेस जेके लक्ष्मी सीमेंट के लिए है। कैंपस एक्टिववेयर में अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग इंस्टीट्यूशनल साइड से देखने मिले हैं। रिजल्ट्स भी काफ़ी कुछ खास नहीं थे कंपनी के, थोड़े बहुत वीकेस्ट साइड पे थे, इसी कारण ये सेल डाउन था। आईएक्स की अगर हम बात करें तो एक कॉन्स्टेंट ओवरहैंग रहा है कंपनी के ऊपर। रेगुलेटर मार्केट कपलिंग को लेकर पेपर निकाल रहे हैं, इसी कारण कंपनी की जो मार्केट शेयर है और आगे जाके वॉल्यूम्स जो है वो कम होने की एक्सपेक्टेशन है। ये कॉन्स्टेंट ओवरहैंग रहा है आईएक्स के शेयर्स पे। उसके अलावा अगर हम देखें तो हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रमोटर सेलिंग स्टेक और डेट और लोअर डिविडेंड पे आउट होगा आगे चल के, ये ओवरहैंग रहा है स्टॉक पर। इसी कारण हमें एक अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला है। गुजरात गैस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कंपटीशन के सामने काफ़ी एक बड़ा फॉल देखने मिला है फाइनेंशियल्स में। कॉम्पिटिटिव फ्यूल जो है प्रोपेन, उसकी डिमांड मॉर्बी रीजन में बढ़ने के कारण एक फॉल देखने मिला है फाइनेंशियल्स में और इसी कारण ये वीकनेस रहा है गुजरात गैस के शेयर प्राइसेस में। और पेट्रोल एलएनजी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी जो डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन बढ़ने के कारण गैस इंपोर्ट कम होता है और उसी कारण गैस रीगैसिफिकेशन जो काम होता है वो कम होता है और ये पेट्रोनेट एलएनजी का मेन बिजनेस है। अब अगर गैस रीगैसिफिकेशन कम होगा तो कंपनी की रेवेन्यू भी कम होगी आगे चल के और इसी कारण हमें ये वीकनेस गुजरात पेट्रोनेट एलएनजी में भी देखने मिली है मार्च से लेके अब तक। शुक्रिया सौमित। तो ये तमाम ऐसे शेयर हैं जो चले नहीं हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि ये भी चलें, लेकिन चलने के लिए क्या ट्रिगर इनके पास हैं? क्या वो क्षमता है? क्या वो माहौल है? क्या वो फंडामेंटल इस दिशा में काम कर रहे हैं कि इनको आगे लेकर जाएं? अब इसकी पड़ताल करेंगे और छुपे रुस्तम शेयरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुस्तम बाजार हमें कहना चाहिए, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी और वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा। आशीष जी और विवेक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। इन शेयरों पर चर्चा करने से पहले आशीष जी एक कमेंट आपसे ना, निफ्टी मिड कैप में जो हम कह सकते हैं तोड़ फोड़ जो तेजी रही है क्योंकि रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये ट्रेड कर रहा है, आपको क्या लगता है? क्योंकि मिड कैप की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कहने को मिड कैप रह गई हैं, साइज उनकी बहुत बड़ी हो गई है,
तो क्या आप कॉशन बरतने की सलाह देंगे या फिर उत्साह का जो माहौल है आपको लगता है कि अभी और थोड़ा सा खींचेगा? आप जरा पहले इस पर राय दीजिए, फिर उसके बाद हम शेयरों की चर्चा शुरू करेंगे। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो मिड कैप इंडाइसेस का पार्ट है, बट वो जो मार्केट कैप देखें तो वो 5,000 करोड़ से 25,000 करोड़ तक के उनके मार्केट कैप हो गए हैं और इंडाइसेस का पार्ट नहीं है। और अभी ज्यादा से ज्यादा निवेश इन्हीं कंपनियों की ओर जा रहा है क्योंकि ये इनकी जो मार्केट पोजीशंस हैं या जो मार्केट में इनका मार्केट शेयर है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये अपनी अपनी क्षेत्र की यूनिक कंपनियां रहती है। तो मुझे लगता है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस हैं, एनएसई 500 या स्मॉल कैप 100, ये आउट परफॉर्म करते रहेंगे आगे भी। हमें जरूर सिलेक्टेड स्टॉक्स पे ही बैट करना चाहिए, ना कि पूरे सेक्टर पे। बट मुझे लगता है कि इस साल में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ये मिड कैप और स्मॉल कैप की जो रैली है वो आगे जारी रहेगी, क्योंकि नंबर्स इन कंपनियों के जो है वो अच्छे आने वाले हैं। तो बिल्कुल इसी सेक्टर पे नजर रखना बेटर स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो तेजी जारी रहने का भरोसा है, और भरोसा इसलिए है क्योंकि कंपनियों की जो आंकड़े पीछे आए हैं वो ठीक आए हैं और आगे नतीजों को लेकर अब उम्मीदें बढ़ गई हैं। चलिए फटाफट, अब सौमित ने जिन शेयरों का जिक्र किया हम उन्हीं शेयरों पर बने रहेंगे और उनसे जुड़ी ही जानकारी लेंगे, अपने एक्सपर्ट से उनका व्यू जानेंगे। विवेक, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे जेके लक्ष्मी सीमेंट। और दरअसल दर्शकों को बता दें कि हम 28 मार्च से अब तक के रिटर्न का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 28 मार्च तक बाजार एक डाउन ट्रेंड में था। 28 मार्च के बाद पलटी मारे और उसके बाद कई सारे ऐसे शेयर हैं मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जो डबल भी हुए हैं। जी हाँ, 4-5-6 महीने के भी का ही समय बीता है, लेकिन शेयर बहुत सारे ऐसे हैं जो डबल हुए हैं। लेकिन जेके लक्ष्मी सीमेंट 8% ये नीचे है 28 मार्च से अब तक, और फिलहाल 656 रुपए के आसपास का भाव है। हालांकि हम देख रहे हैं कि ये जो क्वार्टर होता है मॉनसून वाला, उसमें थोड़ी सीमेंट की डिमांड कमजोरी होती है। अब शायद महीने 1.5 महीने के आसपास का समय और रह गया मानसून का। विवेक, आपको क्या लगता है? जेके लक्ष्मी सीमेंट वैसे तो एक मजबूत कंपनी है, लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि ये वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हैं, रिस्क रिवॉर्ड आकर्षक नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस सुस्ती के बाद, चूंकि बाजार चल गया, तमाम मिड कैप स्टॉक्स चल गए, ये नहीं चला, वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं, या फिर आप को लगता है कि ठीक ठाक भाव पे है, या फिर करेक्शन का अभी और वेट करेंगे निवेश की सलाह देने के लिए? देखिए अभिषेक, वैल्यूएशन तो पूरा गेम है कि क्या रिजल्ट्स दिखाती है कंपनी। और पिछली बार जो इन्होंने रिजल्ट्स दिखाया था करीबन एक 14% का, वो अब तक का लोवेस्ट था। इसके कारण स्टॉक में पिटाई देखी गई। दूसरा कारण, जैसे आपने सही पकड़ा कि मॉनसून में सीमेंट की खपत कम होती है और उसके कारण मतलब रिजल्ट्स में वापस वो भी रिफ्लेक्ट हुआ और स्टॉक भी करेक्शन हुआ। लेकिन ओवरऑल जो फंडामेंटल्स कंपनी के हैं वो बढ़िया कंपनी है, अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है। तो मुझे लगता है कि इन दामों में आपका डाउनसाइड कम रहेगा। और अब देखिए, अब दिवाली का सीजन आ रहा है, धीरे धीरे पोंगल का सीजन आएगा, तो अब सीमेंट की खपत वापस, और इंफ्रा पे तो फोकस है ही सरकार का, तो अब जाके ये डिमांड वापस पिकअप होगी। तो शॉर्टर टर्म में हो सकता है कि इमीडिएटली आपको 701 का देखने को मिले, और थोड़ा सा लंबा समय दो आप, 6 महीने से लेके 1 साल अगर दो, तो मुझे लगता है कि ये जो जहां से गिरना चालू हुआ करीबन 800 रुपए, वहां तक भी ये वापस जा सकता है। तो यहाँ से डाउन साइड मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है। ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन महंगे दिखते हैं बिकॉज ऑफ रिजल्ट, लेकिन इस क्वार्टर में हो सकता है कि वापस हम लोग बेटर रिजल्ट देखने को मिले। तो होल्ड रहेगा जेके लक्ष्मी सीमेंट। और ओवरऑल सीमेंट पे भी मैं बुलिश हूँ, मतलब बहुत अग्रेसिवली नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट यहाँ से डाउन साइड बहुत कम। ठीक है, डाउन साइड कम है, लक्ष्य यहाँ से 800 रुपए का, और 6 महीने में अचीव होता हुआ दिखेगा। होल्ड की सलाह है जेके लक्ष्मी पर। अगला शेयर लिस्ट में हमारे पास है रेडिंगटन का, जो कि एप्पल की रीसेलर है। और जब एप्पल ने भारत में पहला स्टोर खोला, एक तो मुंबई के बीकेसी में, दूसरा दिल्ली के साकेत में दूसरा स्टोर, तो कहीं ना कहीं इस बात की आशंका थी कि शायद इनके लिए एक चैलेंज तो नहीं बन जाएगा, और हम उसको कवर भी कर रहे थे। आशीष जी, रेडिंगटन Q1 और Q4 में मार्जिन से थोड़ी सी निराशा है, और हम देख रहे हैं कि शेयर कमज़ोर रहा है। रेडिंगटन जो इस प्ले से लेते थे कि नहीं, एप्पल का रसूख अच्छा है, सेल्स लगातार बढ़ रही है, भारत में देखिए उनके सेल्स रिकॉर्ड हाइज पर चल रहे हैं, एक वो वाला फैक्टर तो है, लेकिन वो वाला फैक्टर इनके कितने काम आएगा, इसको लेकर अब एक सवाल खड़ा हो गया है। आपको क्या लगता है रेडिंगटन का भविष्य क्या है, और जिनके पास शेयर हैं वो क्या करें, जो इस कमजोरी के बाद लेना चाहते हैं वो क्या करें?
ये रेडिंगटन का यदि फंडामेंटल्स देखे तो कहीं कोई ऐसा सच समस्या नजर जरूर नहीं आती, क्योंकि 90 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के इंडिया के वो डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके अलावा सोलार में और क्लाउड टेक्नोलॉजीज में भी उन्होंने फोरे किया है। बट समस्या ये है कि जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें डिप आता जा रहा है। यदि ईयर ओवर ईयर भी देखें तो 300 करोड़ से गिर के प्रॉफिट इस बार 250 करोड़ का रह गया। क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी 325 करोड़ से गिर के इनफैक्ट बहुत बड़ा फॉल आया है, जब इस बार 255 करोड़ का प्रॉफिट रह गया। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं या मेक इन इंडिया जो मोबाइल फोन्स या गैजेट्स हैं, उनका मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है कंपेयर टू एप्पल के प्रोडक्ट्स के। तो जिसका बिल्कुल आउटकम देखने को मिल रहा है इनके स्टॉक प्राइस में। और हमने देखा स्टॉक भी बहुत एक नैरो रेंज में ही ट्रेड करता रहा है। तो मेरी सलाह अभी भी रेडिंगटन को बाय करने की नहीं रहेगी। मेरा लक्ष्य स्टॉक के लिए 135 या उससे नीचे का है, जब अगले क्वार्टर के नंबर आएंगे। रेडिंगटन को अभी भी खरीदने की सलाह है और भरोसा कायम है, और प्रोडक्ट लाइनअप इनकी इतनी अच्छी है, उसके चलते ये भरोसा है इस पर आशीष जी का। ठीक है, रेडिंगटन पर ये व्यू हो गया। 153 रुपये के आसपास का भाव फिलहाल रेडिंगटन का चल रहा है। अगला शेयर है कैंपस का, और कैंपस ने देखा कि परफॉर्म किया नहीं है। मतलब शेयर चला था, लिस्ट आई थिंक इसका आईपीओ भाव भी करीब करीब 300 रुपये के आसपास का ही था, और सवा साल के पहले ये मई 2022 में आईपीओ आया था, और 28 मार्च से अब तक का जो रिटर्न रहा है, हालांकि चर्चा में भी शेयर नहीं आया। बाकी अगर हम इस स्पेस की बात करें तो हमने मिर्ज़ा की काफ़ी बात की, हमने रिलैक्सो की बात की, बाटा को लेकर खबरें भी आई, लेकिन कैंपस को लेकर ना कोई खबर आई ना ये शेयर चला। और ये कहा जा रहा है कि FY24 की दूसरी छमाही में रिकवरी संभव है। हालांकि कंपटीशन जो बढ़ा है इस स्पेस में, उसके चलते थोड़ा सा शेयर ये सुस्त रहा है। लेकिन विवेक, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? कैंपस फिर से एक्टिव होगा ये? देखिए, जिस हिसाब से फुटवेयर स्टॉक्स गिरे थे ओवरऑल, आप अगर देखो तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव मूवमेंट कोई भी स्टॉक में नहीं आया है, एक आध को छोड़ के। और कैंपस क्या है कि लिस्टिंग के बाद उस माहौल में एकदम डबल दामों में ये चला गया था, और वहां से वापस, जैसे आपने कहा, आईपीओ प्राइस लगभग उधर ही आ गया 50% करेक्शन के बाद। देखिए, आज भी इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल बोलते हैं वो करीबन 24% है। इसका डेट लेवल्स बहुत अच्छा है, और जो कलकत्ता में इनका फैक्ट्री है, ऑफकोर्स मैंने फिजिकली नहीं देखा है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार और इनके जो प्रोडक्ट्स भी है, ये ऑलमोस्ट आपको समझ लीजिए कि इंडियन भाव में आपको नाइकी का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये स्पेस ऐसा है कि आगे चल के, और स्पोर्ट्स वेयर में आपको रुचि रहेगी, और आगे चल के यहाँ से अब आईपीओ के नीचे नहीं, मतलब आईपीओ के आजू बाजू आ गया प्राइस के, यहाँ से बहुत नीचे नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा आप उसको अगर टाइम देते हो तो ये आपको रिकवरी देके आराम से निकलेगा। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये 330 तक जाए, तो शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे रखिए। और अगर लॉन्गर टर्म आप में रखने की हिम्मत है तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा कर सकता है। मतलब डाउन साइड मुझे बहुत ही मिनिमल दिख रहा है, तो बाई कीजिए शॉर्ट टर्म के लिए 330 रुपए। शॉर्ट टर्म के लिए 330 का, ये तो विवेक राय उनके लिए होगी जिनके पास ये शेयर है कि होल्ड करके रखिए, ज़्यादा डाउन साइड नहीं है। लेकिन अगर किसी को नया निवेश करना हो तो देखिए विकल्प तो बहुत सारे हैं इस स्पेस में। क्या उस पैमाने पर कैंपस फिट बैठती है? सही विकल्प होगा ये? कैंपस आई थिंक ले सकते हैं, मतलब फ्रेश अगर बाई भी कोई करे तो श्योरली इसको ले सकते हैं। एक्चुअली एक और स्टॉक था मेरे रडार पे, खादिम करके, वो बढ़ गया है, तो इसके लिए अब मुझे ऑल्टरनेटिवली अगर देखना पड़ेगा तो मैं कैंपस की ओर देखूंगा। कैंपस का क्वालिटी चेक हो गया विवेक जी की तरफ से। आगे बढ़ेंगे। IEX, हमने देखा था कि एक समय था 2021 के सेकेंड हाफ में और 2022 के शुरुआती समय में कि जो भी प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स थे ना, वो आपको चौके छक्के लगातार लगा रहे थे, चाहे वो CDSL हो, चाहे IEX हो, MCX, BSE, सारे के सारे शेयर चल रहे थे। लेकिन IEX ने उसके बाद निराश किया। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पावर वॉल्यूम तो बढ़ा और पावर की डिमांड भी बढ़ी, सारी चीज़ें सेक्टर के लिए पॉजिटिव हुई, और पावर शेयरों ने बहुत रफ्तार भरी उड़ान भरी। IEX कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। आशीष जी, प्रॉब्लम क्या है IEX के साथ? आखिर ये शेयर क्यों नहीं चल रहा है, और क्या यहां से चलेगा, इसकी कोई उम्मीद है आपको? सबसे पहले तो 2021 में उन्होंने बोनस भी दे दिया था, तो ऐसा नहीं कह सकते इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड नहीं किया आईएक्स ने।
सफिशिएंट रिवॉर्ड किया है, बट जो मैक्रो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वो देखने की वाली बात है। जैसे मार्केट कपलिंग पर बात कर रहे हैं सीईआरसी ने, तो इसमें क्या, इसके बाद क्या होगा कि जितने भी एनर्जी एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे जो प्राइसेस के है वो काफी यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। दूसरा एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जब तक उसमें पीपीए साइन नहीं होता है तब तक जो लेंडर हैं वो उसको फंड नहीं करते। तो जितने भी आप देख रहे हैं इतना बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है सोलार में या दूसरे पावर सेक्टर में, वहाँ पर कोई भी जो नया बिजनेस है वो इन जैसी कंपनियों को मिलने वाला नहीं। तो उसके कारण से आप देख रहे होंगे कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी स्टैटिक बनी हुई है। इनफैक्ट मार्च से जून में तो हमने 8 करोड़ का प्रॉफिट कम होते हुए देखा है आईईएक्स का। तो इन सारे फैक्टर्स के चलते इंस्टीट्यूशन निवेशक भी थोड़ा-सा अपनी पोजीशन यहाँ पे कम कर रहे हैं, और मेरी सलाह अभी भी आईईएक्स में बाय करने की नहीं रहेगी। मेरा लक्ष्य ₹115 का इस स्टॉक में अगले 6 महीने के लिए, और अंडर परफॉर्मेंस जारी रहे। ठीक है, आईएएस की अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगी, लेकिन अगर आशीष जी किसी को पावर में लेना हो, अब ना बड़ा कंफ्यूजन वाला माहौल हो गया कि पावर में लें क्या, एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी, क्या लेना है? मतलब कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो रुका हुआ हो। अब थोड़ा वैल्यूएशन वाला भी कंसर्न हो गया होगा। एक दो शेयर सर बता दीजिए, अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना हो, उसमें पावर को रखना हो, तो आपके रडार पर कौन से शेयर हैं? दोनों पीएसयू स्टॉक रहेंगे, आरईसी और पीएफसी। इन दोनों स्टॉक्स पे अभी भी बाय करने की सलाह है, क्योंकि सबसे पहले तो एक पीएसयू एक बाजार का एक ट्रेंड बना हुआ है कि पीएसयू स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। दूसरा, जो वैल्यूएशन गैप काफी है पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर बैंक में, प्राइवेट सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स में, तो बिल्कुल उसको भी फिल करने की कोशिश हो रही है। तीसरा, इंस्टीट्यूशन जो मैक्सिमम बाइंग है अभी देखने को मिल रही है वो पीएसयू और पीएसयू रिलेटेड स्टॉक्स में ही देखने को मिल रही है, जहां पर कोई बेड डेट का इशू नहीं है या ग्रोथ के इश्यूज नहीं है। और चौथा, इन सब के लिए पॉजिटिव ये हो रहा है कि जो भी बड़े प्रोजेक्ट है वो सारे रूट जो हो रहे हैं वो पीएसयूज की तरफ से हो रहे हैं। तो इसी कारण से आप देख रहे हैं पीएफसी आरईसी में जो मोमेंटम बना हुआ है, और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 50 वीक हाई पर है। बट अभी भी मुझे लगता है कि और यहाँ पर स्कोप है, तो आईईएक्स की बजाय पीएफसी आरईसी बेटर है। ये कीजिएगा, ये दो शेयर जो चले हुए हैं लेकिन और चलने का दम रखते हैं। हम थोड़ी सी अपनी रफ्तार भी बढ़ाएंगे क्योंकि 5-6 शेयर अभी डिस्कस करने हैं और समय हमारे पास थोड़ा सा कम होगा। गुजारिश करेंगे आप दोनों मेहमानों से कि थोड़ी थोड़ी हम जल्दी जल्दी जवाब अब लेंगे यहाँ से। एजिस लॉजिस्टिक्स पर अब फोकस करेंगे विवेक। 2022 का ये सुपरस्टार हम शेयर कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये साल थोड़ा सा लैकलस्टर रहा है एजिस लॉजिस्टिक्स के लिए। नतीजे भी हमने देखा कि क्यूएन के कमजोर आए, यानी कि जून तिमाही के थोड़े से वीक साइड पर रहे। आप ये बताइए कि एजिस लॉजिस्टिक्स, क्या इसके दिन पलटेंगे, फिर से एक तेजी वाला ये कैंडिडेट बनेगा? किसी के पास है और मन में ये विचार आ रहा होगा कि अच्छा ये दायरे में फंसा हुआ है, क्या करना चाहिए, उसके लिए सलाह क्या होगी? ठीक है, क्विकली बोलता हूँ। देखिए, एक जमाने में इसका नाम एजिस केमिकल हुआ करता था और केमिकल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा कारोबार करती है ये कंपनी, और केमिकल स्पेस भी एक डाउन ट्रेंड में चला हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ यहाँ से 15-20 रुपए और जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये अवॉइड रहेगा मेरी तरफ से, बिकॉज ओवरऑल लॉजिस्टिक स्पेस आप अगर देखो शॉर्ट टर्म में, मुझे लग रहा है कि वो जो मतलब बेनिफिट मिलना चाहिए कंपनीज को वो नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म में लॉजिस्टिक्स पे मैं बुलिश हूँ, लेकिन शॉर्टर टर्म में मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी। आज जितने भी मतलब फैक्टर्स है, इन लोगों को थोड़ा कॉस्ट प्रेशर झेलना पड़ रहा है, तो इसके लिए शॉर्ट टर्म अवॉइड है, लॉन्गर टर्म के लिए ओके रहेगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर प्लस करना है अगर विवेक, तो कौन से शेयर हैं? एजिस तो चलिए आपने हमने किनारे कर दिया, बाकी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कोई पसंद है आपको? एक शो में, मतलब आपके ओपनिंग शो में मैं बात कर रहा था, श्रीराम प्रॉपर्टीज करके स्मॉल कैप कंपनी है, चेन्नई साइड की है, और आज करीबन 83-84 चल रहा है वो स्टॉक। और आपके वीआईपी सेगमेंट में भी मैंने उसको रेकमेंड किया था करीबन 65 रुपए में। मुझे लग रहा है कि ये 100 रुपया पार करेगा। ऐसे पर्सनल होल्डिंग डिस्क्लोजर, मेरे पास पर्सनल होल्डिंग भी है, और लग रहा है कि ये स्टॉक रियल एस्टेट में काफी अंडर वैल्यूड है आज के दिन भी। तो आप श्रीराम प्रॉपर्टीज की तरफ देखिएगा। और लॉजिस्टिक साइड में आपको सही में लॉन्गर टर्म में देखना हो तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स मुझे बेटर लग रहा है कंपेयर टू एजिस। एजिस लॉजिस्टिक्स माइनस महिंद्रा लॉजिस्टिक्स प्लस, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपका व्यू है तो मेटल सेगमेंट पर जरा फोकस करेंगे आशीष जी, क्योंकि चाइना में जब से मूड माहौल थोड़ा सा कमजोर हुआ, कह सकते हैं क्या रंग ही उतर गया, बिल्कुल फीके पड़ गए और बिल्कुल ये ट्रेडिंग वाले बेट्स बन के रह गए।
हिंदुस्तान जिंक के बारे में जरा व्यू दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना में जो डिमांड की रिकवरी है वो बहुत ही कमज़ोर है और कोई डिसाइसिव कोई न तो खबर आ रही है न तो इन शेयरों की चाल दिख रही है, दोनों ही नहीं हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि मैक्रो जो फैक्टर्स है वो कन्विंसिंग नहीं है, कमोडिटी प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं। इन सभी दिक्कतों के बीच में हमने देखा है कि हिंदुस्तान जिंक ने निराश ही किया है, 4% डाउन ये रहा है 28 मार्च से अब तक। ऐसे ही ट्रेड होगा सर, या फिर कुछ आपको उम्मीद बन रही है इसमें? हिंदुस्तान जिंक तो मेरी बाय करने की बिल्कुल सलाह अभी भी नहीं रहेगी। और जो लास्ट क्वार्टरली नंबर्स आए थे, इनफैक्ट पिछले 2 साल के सबसे वीक नंबर्स हिंदुस्तान जिंक के लास्ट क्वार्टर के देखने को मिले, जब मुनाफा 2000 करोड़ से भी कम का हो गया है। और कई तरह का प्रेशर बना हुआ है, एलएमई पे भी डिमांड कोई बहुत ज्यादा नहीं है जिंक की। चाइना ऑलरेडी स्लो डाउन की समस्या से जूझ रहा है और यूरोप और यूएस में भी कोई बहुत डिमांड नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉफिटेबिलिटी में कोई बहुत ज्यादा सुधार होगा। लास्ट क्वार्टर में तो हमने 22% रेवेन्यू ज्यादा देखा, EBITDA मार्जिन में भी काफी सिग्निफिकेंट इरोजन हुआ। तो मेरी सलाह अभी भी हिंदुस्तान जिंक में बाय करने की रहेगी। मुझे लक्ष्य करीब 260 270 रुपए का लगता है आने वाले 6 महीने। हिंदुस्तान जिंक को सेल करने की सलाह है, एग्जिट की राय है आशीष जी की तरफ से। अगला शेयर गुजरात गैस, क्योंकि प्रोपेन वाला जो एक फैक्टर है ना, उसने पूरा का पूरा गेम ही कह सकते हैं कि डिस्टर्ब करके रख दिया। और हम देख रहे हैं कि इनके बीच जो कंपटीशन है वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है और कंपनी में प्रोपेन के कारण जो गैस वॉल्यूम है उसमें कमी भी आई है। गुजरात गैस, विवेक जी, यहाँ से कैसा माहौल बनेगा? क्या कोई एक्शन लौटेगा? गैस में उबाल होगा या नहीं? डेफिनेटली आपको इसको रखना चाहिए, इनफैक्ट होल्ड करो इसको। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से डाउन साइड अब बहुत कम रहेगा और ये आपको ऊपर की तरफ अगर जाता है तो आराम से 520 रुपए तक भी ये दिखा सकता है। मतलब मैं इसकी सिर्फ फेयर वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। और जो गैस में फोकस है आगे चल के, ये जितने भी स्टॉक्स है सारे के सारे हाइड्रोजन पे भी फोकस कर रहे हैं। और आज की रिपोर्ट भी है कि एक कैबिनेट में पॉलिसी आने वाली है जहां पे आपको कंपलसरी हाइड्रोजन गैस पे भी फोकस करना होगा। तो लॉन्गर टर्म के लिए बढ़िया कंपनी है ये। और एक और रिसेंटली जो गुजरात सरकार ने मतलब एक नियम या रूल जो भी है निकाला था कि डिविडेंड आप को ज्यादा देना पड़ेगा इन कंपनीज में, तो वो भी निवेशक को बेनिफिट रहेगा। तो गुजरात गैस 520 के लिए आप आराम से ले सकते हो। गुजरात गैस पर ये व्यू, लेकिन गुजरात वाली एक और कंपनी और पेट्रोनेट एलएनजी, ये भी गुजरात से ही ताल्लुक ज़्यादातर इसका है, इसके बारे में भी हम राय जानेंगे। आशीष जी, आप दोनों पर इकट्ठे राय दीजिए सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये शेयर भी कहीं ना कहीं सुस्ती के शिकार हुए हैं और उम्मीदें रहती हैं इनसे कि ये चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन को लेकर चिंता है, कीमतों को लेकर चिंता है, आगे ग्लोबल डिमांड को लेकर चिंता है गुजरात फ्लोरो में। आप दोनों शेयरों पर राय दीजिए बारी बारी से कि करना क्या है इनमें। देखिए, बिल्कुल गुजरात फ्लोरो के भी जो नंबर्स आए थे लास्ट क्वार्टर के काफी डिसअपॉइंटिंग रहे थे। जो प्रॉफिट 330 पे कंपैरिजन से 200 करोड़ का प्रॉफिट रह गया था मार्च से जून क्वार्टर में। तो बिल्कुल बल्क जो केमिकल्स वो बनाते हैं वहां पर डिमांड में थोड़ा स्लो डाउन है। इसके अलावा फ्लोरोपॉलीमर्स के भी वॉल्यूम में कमी आई है। बट एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि वो जिस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे अब काफी एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे हम बैटरी केमिकल की बात करें, सोलर की बात करते हैं या ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, इन सभी तरफ उनके प्रोडक्ट्स का यूज होता है। तो इसको मैं बोलना चाहूंगा कि गुजरात फ्लोरोकेमिकल बिल्कुल अपनी बाइंग राडार में रख सकते हैं। स्टॉक में ऑलरेडी काफी बड़ा करेक्शन 4200 से 2900 तक आ गया है, तो ये आप होल्ड कर सकते हैं या बाय भी कर सकते हैं इनफैक्ट इस लेवल पर। दूसरा स्टॉक, जहां तक पेट्रोनेट एलएनजी की बात है, तो बहुत ही सुस्त स्टॉक है। यदि देखें 52 वीक हाई लो तो 40 रुपए के बीच में पूरा साल निकल गया। तो कोई रीजन नहीं है इस स्टॉक को भी होल्ड करने का या बाय करने का, कि कोई ट्रिगर नहीं। जरूर उनका दहेज का जो कैपेक्स है वो पूरा होने को आया, पर कोचीन जो उनका टर्मिनल है वो सिर्फ 20% कैपेसिटी पे चल रहा है, तो वो कभी उनके प्रॉफिट को बढ़ने नहीं देता। तो मेरी सलाह पेट्रोनेट एलएनजी पे बाय ना करने की रहेगी, पर गुजरात फ्लोरो बाय की। ठीक है, गुजरात फ्लोरो होल्ड, पेट्रोनेट एलएनजी सेल। तो बाजार के छुपे रुस्तम की चर्चा की,
उम्मीद है कि आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी मिले होंगे और आपको निवेश के बेहतरीन शेयर भी मिले होंगे आशीष जी की तरफ से और विवेक जी की तरफ से। इस शो को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। आशीष जी, विवेक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया ये बेहतरीन स्टॉक आइडियाज़ हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।